डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक समंक क्या होते हैं, प्राथमिक समंकों का संकलन कैसे होता है, द्वितीयक समंक क्या होता है और इसका संकलन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब मान लो हमें विधियां पता चल गई कि किस विधियों से करना है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो समंकों का संकलन करना है वो कितना करना है, किस विधि के माध्यम से क्या करना है। क्या सभी संकलन जो अवेलेबल है समंक हमारे पास उन सभी का एनालाइज करना है या उनमें से किसी कुछ का चयन करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास अगर डेटा 100 चीज़ों का है, 100 है, तो क्या इन 100 के 100 डेटा हमें कलेक्ट करने, 100 के 100 लोगों से पूछताछ करनी है, क्या 100 के 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, क्या 100 के 100 के बारे में टेस्ट लेना है, क्या 100 के 100 के बारे में क्वेश्चनियर हमें दे देना है, क्या इस तरह से कलेक्ट होगा। या फिर इन 100 लोगों के बारे में जानकारी करने के लिए 100 में से किसी 10 लोगों को चुनो और चुनने के बाद 10 लोगों का इंटरव्यू लो, उसी आधार पर बाकी 100 लोगों का भी फैसला कर लो। कैसे, तो कौन सी विधि का। अगर हमने सभी लोगों का इंटरव्यू लिया, जितने भी अवेलेबल आंकड़े हैं सभी का अध्ययन किया, सभी का संकलन किया, तो उसको बोलते हैं जनगणना या संगणना विधि। इसके मतलब सन का मतलब सबका, सभी की गणना करना, सभी जनों की गणना करना जनगणना होता है और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंसस मेथड, ठीक है। और भारत में इसी माध्यम से लोगों की संख्या की जनसंख्या की काउंटिंग होती है, इसको जनगणना के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है निदर्शन, जिसका मतलब होता है सभी में से कुछ को चुन लेना। और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता। आज की इस वीडियो में हम जनगणना के बारे में यानी कि संगणना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में संगणना या जनगणना आप कुछ भी कह लीजिए, बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके गुण या विशेषताएं क्या क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट इस विधि के दोष और सीमाएं क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और अर्थव्यवस्था के लिए ये आवश्यक है या नहीं है। कोई भी अनुसंधान करना, कोई भी आंकड़ों को जब भी इकट्ठा करना चाहता है तो उसके सामने यही क्वेश्चन होता है कि अवेलेबल सभी आंकड़ों को चुनना है या सब में से कुछ को चुनना है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर समंकों के संकलन के लिए कौन सी रीति अपनाई जाए। हमने तो ये पता कर लिया कि ये प्राथमिक समंक है, ये प्राथमिक समंकों का है, लेकिन अब उन सबका संकलन जो कलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर क्वेश्चनियर दिया जाएगा, वो किस विधि के आधार पर दिया जाएगा। सबको दिया जाएगा या कुछ का दिया जाएगा। हम संगणना विधि का माध्यम करेंगे, यानी कि जो अवेलेबल सबका है इन सबका यूज़ करेंगे, या फिर इनमें से कुछ को छांट के फिर उसका अध्ययन करेंगे। जब सभी का अध्ययन करेंगे तो संगणना हुआ और उन सभी में से कुछ का अध्ययन किया तो निर्दर्शन या प्रतिचयन या सैंपलिंग हुआ। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि संगणना विधि आखिर होता क्या है, सेंसस मेथड आखिर है क्या। अनुसंधान के क्षेत्र में समूह की प्रत्येक इकाइयों, प्रत्येक मतलब जितने भी समूह हैं, जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है, उन सभी का अगर हमने डिटेल से अध्ययन किया पूरा, तो इसके बारे में समंक एकत्रित करना ही संगणना या जनगणना के माध्यम से जाना जाता है। मतलब जितने भी अवेलेबल डेटा है सबका 100% अध्ययन करना, ये 100% उसके बारे में जानकारी जुटाना ही संगणना या जनगणना के नाम से जाना जाता है। इस रीति में अनुसंधानकर्ता को समग्र की प्रत्येक इकाइयों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। जनगणना करते समय घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाती है। जब हमें लोगों की जनसंख्या के बारे में काउंटिंग करनी होती है, जो 10 साल में एक बार होता है, 2021 में होना था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया और अब 2024 चल रहा है, अभी तक नहीं हो पाया, देखिए कब होता है। फिलहाल लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी और ये जनगणना पूरे भारत के हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति से पूछताछ होती है। घर घर जाके लोग घर में जाते हैं, घर से पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, उसकी उम्र कितनी है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने लोग घर से बाहर काम करते हैं, कितने लोग काम नहीं करते हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं स्कूल कितनी पढ़ी लिखी है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जानकारी आपसे पूछ के, प्रत्यक्ष रूप से पूछ के किया जाता है। एक तरीके का इंटरव्यू होता है, और ऐसा इंटरव्यू जहाँ पर हर एक आदमी 100% लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने कहा कि 10 साल में एक बार होता है, हर साल क्यों नहीं होता। जानकारी तो हर साल चाहिए, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक समय चाहिए, क्योंकि भारत के हर एक नागरिक के बारे में जानकारी जुटाना है, हर एक घर में जाना है। एक घर में जाओगे तो कम से कम जानकारी जुटाने के लिए 15 से 20 मिनट का समय चाहिए। तो करोड़ों घर है
तो कितना टाइम चाहिए होगा, कितने लेबर चाहिए होगा, कितना पैसा चाहिए होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस विधि के बारे में श्रम और धन अधिक लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस विधि के माध्यम से जानकारी जुटाना सबसे अधिक विश्वसनीय होता है और इसकी जानकारियाँ, इसके डाटा, इसके आंकड़े, इसके जो तथ्य होता है वो शुद्ध होता है, विश्वसनीय होता है, जिसको हम आसानी से अपने काम के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब अनुसंधानकर्ता के लिए वैसे तो संगणना और निर्देशन दोनों ही रीतियां आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि देखिए अब हमें अगर शुद्ध जानकारी चाहिए, 100% सबकी जानकारी चाहिए तो हम संगणना का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपके सबके बारे में जानकारी नहीं चाहिए, हमें कुछ की जानकारी लेके, जैसे हम चावल खरीदने जाएंगे, हम जब चावल खरीदने जाते हैं तो पूरे कट्टे को देखने की जरूरत नहीं होती है। इस कट्टे के अंदर हाथ भर दो, एक मुट्ठी चावल निकालो, देख लो चावल कैसा है, पता चल गया, तो वो निर्देशन विधि हो गया। हर जगह हम जनगणना का प्रयोग नहीं कर सकते और हर जगह जो है निर्देशन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में हर एक विधि की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और एक उपयुक्त जगह पर ही हम जनगणना रीति का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली जनगणना सरकार के द्वारा किया जाता है, 10 साल में एक बार किया जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर जनगणना का प्रयोग किसी और के द्वारा किया जाना है, उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी कि एरिया छोटा होना चाहिए, कम क्षेत्र में ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और खासकर कम क्षेत्र में भी कुछ ऐसे होते हैं जहां पर डेटा हर एक दूसरे से अलग हो, जिसके बारे में सजातीयता का अभाव होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमें 100% प्योर एंड 100% रिलायबल डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देकर समझते हैं कि जनगणना किस लिए होता है। जैसे एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है, यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं हैं, उसमें अलग अलग विषय के 150 विद्यार्थी है और इन 50 विद्यार्थियों के बारे में हमें अध्ययन करना है कि 150 विद्यार्थियों का अलग अलग सब्जेक्ट में कैसी रुचि है, उसके कैसे मार्क्स है, पढ़ाई कैसे चल रहा है ये। अब देखिए यहाँ पर कक्षा भी अलग है, कोई 9th का हो सकता है, कोई 10th का, कोई 11th का, कोई 12th का, और यहाँ पर विषय भी अलग है। किसी के पास केमिस्ट्री हो सकता है, किसी के पास साइंस है, किसी के पास एसएसटी है, किसी के पास अकाउंट है, किसी के पास इको है, किसी के पास सोशल साइंस है, किसी के पास सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल है, फिजिक्स है, सब्जेक्ट भी अलग अलग है। तो ऐसे में विषय अलग, कक्षा भी अलग और बच्चों का तरीका भी अलग, तो हम हर एक बच्चों के बारे में अलग अलग तरीके से पूछताछ करेंगे ताकि पूरे के पूरे 150 विद्यार्थियों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त है। मान लीजिए 150 बच्चे सभी अकाउंट के होते या सभी के सभी इको के होते और क्लास 11th के होते, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कुछ का ही पढ़ लो, कुछ का ही पूछताछ कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे भी अलग है, सब्जेक्ट भी अलग है। तो ऐसी स्थिति में जब सभी अलग अलग गुण, अलग अलग कक्षा, अलग अलग विषय के होते हैं, उस स्थिति में हमें जनगणना का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 150 विद्यार्थियों के बारे में जानकारी चाहिए। तो 50 विद्यार्थी सब अलग अलग है, तो उस केस में हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जनसंख्या विधि, दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि समग्र की प्रत्येक इकाइयों का जब अलग अलग अध्ययन किया जाता है, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम संगणना या फिर क्या, जनगणना, इंग्लिश में बोलते क्या, सेंसस, क्या बोलते हैं इसको, सेंसस विधि। ओके, तो भारत में जनगणना की बात करते हैं, जिसको संगणना रीति से ही अपनाई जाती है। भारत में जब लोगों की जनसंख्या, इसी विधि के द्वारा लोगों के घर घर में जाके जानकारी उठाई जाती है। सर्वप्रथम 1872 में भारत की जनगणना हुई थी और उसके बाद 1881 से हर 10 वर्ष के बाद एक बार जनगणना होती है, लगातार होती है। और भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और बाद में अभी हाल फिलहाल में सबसे जल्दी जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी और 2021 की जनगणना प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जनगणना नहीं हो पाई। अब ये कब होगा इसके बारे में अभी भी संशय है कि सरकार इसके बारे में प्रपोजल है कि हो सकता है आने वाले 1-2 साल में जनगणना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं जनगणना रीति की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत है कि हमें 100% लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इतना धन क्यों लगाना है, इतना समय क्यों वेस्ट करना है, इतना परिश्रम क्यों देना है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। जनगणना रीति की आवश्यकता तब अधिक होती है जब हमें समग्र या क्षेत्र का आकार सीमित हो, जब छोटा एरिया हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं, सबके वजन के उठा लेते हैं। जब अनुसंधान क्षेत्र के समूह की इकाइयाँ और उसकी विशेषताएँ अलग अलग प्रकार की हो, सबकी अलग अलग विशेषताएँ हैं और एक ही विशेषताएं होती, कोई बात नहीं, एक ही जगह लग रहा है, लेकिन सबकी विशेषता अलग अलग है। सो यहाँ पर हमें
अलग अलग तरीके से पूछताछ करनी पड़ेगी। जब समंकों को एकत्रित करने के लिए अधिक परिशुद्धता या फिर चाहिए, इसका मतलब जब हमें 100% रिलायबल 100% शुद्ध डेटा चाहिए होता है, और जब हमें समूह की प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी लेनी है, विस्तार से जानकारी लेनी है, तब इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। और शुद्ध डेटा कलेक्ट करना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। संगणना रीति के गुण, सबसे पहला ये विधि वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समग्र की प्रत्येक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, अलग अलग अध्ययन किया जाता है, हर एक चीज़, हर एक तत्व, हर एक पहलू के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत और शुद्ध डेटा मिल जाता है, क्योंकि खुद जाके प्रत्यक्ष रूप से जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो यहाँ पर जो अशुद्धता हो गई, कुछ गलत या फिर अशुद्ध डेटा मिलना है, उसकी आशंका कम हो जाती है। यहाँ पर पक्षपात नहीं रहता है, क्योंकि डायरेक्टली डेटा को जाके कलेक्ट किया जाता है, तो किसी के द्वारा गलत जानकारी देने की जो वो है कम हो जाता है, और पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर इकाइयों की विविधता के बारे में जानकारी मिल जाती है। हर एक डेटा एक दूसरे से अलग है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो उनकी जो विभिन्नता है उनके बारे में भी हमें पर्याप्त जानकारी इसके माध्यम से मिल जाती है। हम अप्रत्यक्ष अध्ययन, कभी कभी यहाँ पर जब विस्तृत जानकारी लेती है, कुछ जानकारी ऐसी भी होती हैं जो हमें आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन फिर भी मिल जाती हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो जानकारी कहाँ हो जाए। जैसे हम जब लोगों की संख्या गिनेंगे, साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कितने लोग बेरोजगार है और कितने लोग रोजगार है। इसके मतलब से हमें ये भी जानकारी मिलती है कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे है, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, कितने लोगों के पास टॉयलेट है, कितने लोगों का टीवी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें प्रत्येक जानकारी, जब हम पूछताछ करेंगे तो इन सब के बारे में पूछ लेते हैं और ये जानकारी भी मिल जाती है। अब इस रीति की कुछ सीमाएं भी हैं और उसके कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा था कि एक बहुत बड़े एरिया से प्रत्येक व्यक्ति से आपको जानकारी जुटानी है, तो आपको धन, समय और श्रम, इन तीनों की भी अधिकता होगी। इन तीनों की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी सीमा है, इसमें धन का अपव्यय होता है, बहुत अधिक पैसा चाहिए। जैसे आप किसी को हायर करोगे, उसको सैलरी दोगे, आने जाने का खर्चा होगा, डॉक्यूमेंट रखने का खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी का खर्चा होगा, ठीक है, तमाम चीज़ों के खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए 10 साल के बाद जनगणना करने का एक प्रमुख कारण है, इसमें हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो बार बार हर साल 2 साल 3 साल के बाद इसका जनगणना करा पाना मुश्किल है। जनगणना करने में, संगणना में लंबा समय लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से जब पूछताछ करोगे तो एक व्यक्ति से 2, 3, 4, 5 मिनट का टाइम दोगे ही। अगर मान लो 100 लोगों के बारे में आपको 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, और एक लोगों से इंटरव्यू लेने का कम से कम 5 मिनट का मान, तब फिर भी आपको कितना मिनट चाहिए? 500 मिनट का टाइम चाहिए। तो 500 मिनट टाइम बेटा बहुत होता है, कई घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे में इस विधि का प्रयोग कर पाना जो है थोड़ी मुश्किल है। अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर धन और समय के साथ साथ परिश्रम, व्यक्ति भी अलग चाहिए, लोग भी ज़्यादा चाहिए, और सीमित क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पर इसका प्रयोग कर पाना मुश्किल होता है। तो कैसा लगा आपको? क्या आपको जनगणना, संगणना, सेंसस के बारे में डिटेल जानकारी मिल गई? क्या आपके एग्ज़ाम में ये यूज़फुल है? ये नोट्स जो है मेरे ख्याल से बीकॉम और बीए के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी कि एग्ज़ाम पूछा जाता है, साथ ही क्लास 11th में भी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, डाउट है ना? तो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो ना कि क्या डाउट है, तभी तो पता चलेगा आपके मन में क्या चल रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा।